जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, और थोड़ा सा ये लेंदी होता है, इसलिए थोड़ा बच्चे इससे भागते हैं। लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म क्या होता है और ग्लास प्रिज्म क्या होता है। ये सब आप अगर जानना चाहते हैं तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, और सेपरेट प्लेलिस्ट का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, जिसका मैं पार्ट बी कर रहा हूँ, और पार्ट बी का नाम है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, और उसमें आज हम लोग इस लेक्चर पर बात करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म का हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हम पूरा प्रिज्म नहीं बनाते हैं, बल्कि हम उस प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन ही बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम उस प्रिज्म का एक प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ किया, और प्रिंसिपल सेक्शन का हम नामकरण कर देते हैं ज़रा, कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पर दो रेक्टेंगुलर सरफेस मिलते हैं, इंक्लाइंड सरफेस मिलते हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे ए बोलते हैं, और उसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपसे कर ली थी कि उसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। अब अगर हम एक मोनोक्रोमैटिक लाइट लेकर आएँ, और वो मोनोक्रोमैटिक लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है बेटा सिंगल कलर। क्या होता है? सिंगल कलर। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर, और वो सिंगल कलर इस लाइट अगर इस प्रिज्म पर हम इंसिडेंट कराएं, तो ये जो लाइट है, मान लो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर। ठीक है, और इस लाइट को ये जो लाइट है ये ग्रीन कलर की लाइट है। ये कोई बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन हमने बस बना दिया और ग्रीन कलर का बनाया भी है। इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट लाइट। नाम दे देते हैं, इसका नाम P है, और इधर इसका नाम क्या है? Q है। PQ लाइट हमने इंसिडेंट करवाया प्रिज्म के AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। आपको एक चीज़ पता होगी कि ये लाइट क्या करेगा कि इस सरफेस पर इमेजिनरी एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें। अगर एक इमेजिनरी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो एक मिनट, थोड़ा सा नॉर्मल मेरा सही नहीं जा रहा है। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये सपोज कर लो कि ये हमारा नॉर्मल है। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज ही कर देता हूँ। ठीक, ये अरेंज हो गया। ये हमारा एक नॉर्मल है। तो अब ये लाइट क्या करेगा? ये लाइट क्या करेगा कि यहाँ पर रेरर मीडियम है, यहाँ पर रेरर मीडियम है, और यहाँ पर डेंसर मीडियम है। तो जब कभी भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो आपको पता है कि वो लाइट फिर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से ऐसे चली जाएगी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। और आपको पता है कि रिफ्रैक्शन एक सरफेस फिनोमिना है। जब तक इसको दूसरा सरफेस नहीं मिलेगा इस लाइट को, तब तक रिफ्रैक्ट नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। पहले इनिशियल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ऐसे सीधा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे सरफेस पर पहुंचेगा, तो आपको पता है रिफ्रैक्शन एक सरफेस फिनोमिना है, तो फिर से ये लाइट अपने पाथ को चेंज कर सकता है, अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो जैसे ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो यहाँ पर एक नॉर्मल फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटे, अब इस नॉर्मल का क्या हो? इस नॉर्मल से लाइट जैसे ही बाहर निकलेगी, या इस सरफेस से लाइट जैसे ही बाहर निकलेगी, तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है लाइट, डेंसर मीडियम से
रेरर मीडियम में लाइट जा रही है तो तुरंत ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। आपको एक चीज़ और दिखा दें यहाँ पर कि अगर इस वाली लाइट की हम बात करें, इंसिडेंट लाइट की बात करें, किसकी बात करें, इंसिडेंट लाइट की बात करें। इंसिडेंट लाइट की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट लाइट अगर ये सरफेस ना होता, ये सरफेस ना होता, ये सरफेस ना होता तो, या प्रिज्म ना होता तो ये लाइट ऐसे सीधे चली जाती, ये लाइट ऐसे सीधे चली जाती। समझ पा रहे हो बात? अब थोड़ा सा इसको छोटा ही बना देता हूँ, ये लाइट ऐसे सीधे चली जाती है। समझ पा रहे हो आप बात? इस लाइट का एक्चुअल पाथ यही कुछ होता, यही कुछ होता। और इस एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है जिसको मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ। अब ये एक्चुअल पाथ होता ये लाइट की। तो हम ये देखें कि एक्चुअल में ये डेविएट हुई है तो कितनी डेविएट हुई है। देखो तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से वन डेविएशन हुआ है, यानी कि डेल वन की अगर हम बात करूँ तो ये क्या है, डेविएशन है, डेविएशन है, ठीक है। क्या है ये, डेविएशन है। समझ में आ रही है बात? और ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है ये फर्स्ट डेविएशन है, फर्स्ट सरफेस से डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस। लेकिन जब ये लाइट दूसरी सरफेस पर पहुंचती है तो फिर से एक बार डेविएट हो जाती है, और फिर से जब एक बार ये डेविएट हो जाएगी तो अगर इस लाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके मिलेगी, यहाँ पर आके मिलेगी, ये लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके मिलेगी, ठीक है। और ये लाइट यहाँ पर ये लाइट यहाँ पर देखो दूसरी बार डेविएट हुई है नॉर्मल से, दूसरी बार डेविएट हुई है, ठीक है। तो जब दूसरी बार डेविएट हुई है तो क्या करोगे आप, तो दूसरी बार नॉर्मल से जो डेविएशन हुआ है इसको हम डेल्टा 2 बोलेंगे, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेविएशन ड्यू टू सेकेंड सरफेस, ड्यू टू सेकेंड सरफेस, ये ड्यू टू सेकेंड सरफेस हो जाएगा। ये लाइट टोटल कितना डेविएट हुई अपनी ओरिजिनल पाथ से, ये तो इसकी ओरिजिनल पाथ है ना लाइट की, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। तो टोटल डेविएशन को हम ये मान ले रहे हैं कि वो डेल है, कितना है वो डेल है। अगर ये डेल है तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा, टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 आ जाएगा, टोटल डेविएशन इतना आ जाएगा, टोटल डेविएशन डेल 1 प्लस डेल 2 आ जाएगा। अब कुछ और बातें करते हैं, और बात ये है कि अगर ये नॉर्मल है, इससे हम n बोल रहे हैं और इसे हम n1 बोल रहे हैं दूसरे नॉर्मल को, और इस पॉइंट को E बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये एंगल हमारा I है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा। और ये वाली जो लाइट है इंसिडेंट है, ये वाली जो लाइट है, ये जो लाइट है, इस लाइट को हम रिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो रे है इसे हम बोलते हैं इमर्जेंस लाइट बोलते हैं, इमर्जेंस रे बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम है PQ, और इस वाले का नाम दे देते हैं R, और इसका नाम दे देते हैं S। तो ये लाइट PQRS हो गया। अगली टॉपिक में हम देखते हैं कि कौन क्या हो रहा है। देखो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r बोलते हैं। तो r को क्या बोलते हैं, r को न बोलकर मैं r1 बोल दे रहा हूँ, r1 को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे,
ठीक है। और इसे हम R2 बोल दे रहे हैं, ये R2 है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम स्मॉल ही नहीं ई ही मान लेते हैं, इसको हम ई बोल दे रहे हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आर है। तो अब आप देखिए नॉर्मल से ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो यहाँ पर सारा सिनेरियो हो गया। अच्छा, एक सिनेरियो अभी भी बाकी रह गया है, एक अभी बाकी रह गया है। अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस ई है, ये ई एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो ये पूरा भी क्या होगा, ई होगा, ई होगा। लेकिन ये कितना है, R2 है, ये कितना है, R2 है ये। अगर ये R2 है तो डेल कितना होगा बताओ, डेल होगा E माइनस R2, E माइनस R2। और डेल वन कितना होगा, डेल वन कितना होगा, ये होगा I माइनस R1, ये होगा। तो ये पूरी वैल्यू ज्योमेट्री से लिख रहे हैं बेटा। ज्योमेट्री अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता दे रहा हूँ, ज्योमेट्री देखो फिर से। ये सरफेस है हमारा क्या, ये सरफेस का नाम है BC, BA। यहाँ पर ये वाला को हमने बोला कि ये नॉर्मल है, और ये वाली लाइट को हमने क्या बोला था, ये इंसिडेंट लाइट है। एक मिनट रुको, ये हमने बोला कि ये इंसिडेंट लाइट आई एंगल बना रहा है, और लाइट रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे आई है, जो ऐसे जो ये लाइट आई है रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे गई है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे ही तो गई है, समझ लो ध्यान से बस इसको। तो आप बोल रहे हो कि ये आई हो जाएगा, और इसको बोल रहे हो आप कि आर है, और इसको बोल रहे हो कि ये डेल है। तो डेल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर नहीं होगा, आई माइनस आर होगा कि नहीं होगा। इस वाले सरफेस के लिए देखो, इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए, BA के लिए, BA के लिए वही तो हमने कहा कि ये डेल वन जो है आई माइनस आर होगा। और दूसरा सरफेस देख लो आप, ये वाला सरफेस जिसका नाम A है और इसका नाम C है। अब यहाँ पर जो लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो लाइट कुछ ऐसे आ रही है, या इसको ग्रीन कलर से ही बना लें। हालांकि इससे पहले भी हमको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए था। ये ग्रीन कलर की ये लाइट है। अब ये नॉर्मल बना लेते हैं, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं, ये एडजस्ट हो गया नॉर्मल, ठीक। अब एडजस्ट हो गया। चलो, अब आप बोल रहे हो कि लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक मिनट, ये ग्रीन कलर ले लेते हैं। चलो, ये लाइट क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और आप बोल रहे हो कि ये वाला एंगल जो है वो क्या है, वो स्मॉल e है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये वाला एंगल कितना है, R2 है। और ये वाली लाइट को हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करें, ऐसे एक्सटेंड करें इस लाइट को, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये E है तो ये E हो जाएगा। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना है, इस कलर ही चेंज कर लें, अलग अलग कलर से बनाएंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपको। ये कलर हमारा डेल 2 है, मैं बोल रहा हूँ रेड कलर वाला डेल 2 है। तो डेल 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, E माइनस R2 ही तो कैलकुलेट करेंगे, यही तो कैलकुलेट करेंगे ना, यही तो मैंने किया है इतनी देर से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, ये भी ध्यान में रखो आप। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है, रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, अभी इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप मत लगाओ, चलो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, बाद में बताते हैं कि क्या होता है। चलो, हमें प्रिज्म के लिए एक फार्मूला भी ड्राइव करना है। अगर प्रिज्म के लिए फार्मूला ड्राइव करना है तो ज़रा इस वाले A को देखो, Q को देखो, E को देखो और E को देखो। तो आप अगर देखते हो A, Q और E और ये R, ये वाला, तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके के क्या है, ये एक तरीके का आपको क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। एक तरीके का क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो पैरेललोग्राम A, Q, E, R में, तो पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम AQER और पैरेललोग्राम में ये 4 एंगल 360 हो जाएंगे। एंगल A, एंगल Q, एंगल E, एंगल R, ये 360 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 360 हो जाएंगे। तो एंगल A जो होगा प्लस एंगल Q जो होगा प्लस एंगल E जो होगा और प्लस एंगल R जो होगा वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस बात को, जो अब बताने जा रहा हूँ। ये जो AB सरफेस है, AB सरफेस पर N और E नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री पर हो गया। NE अगर नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री पर होगा। और ये देखो E और N1 AC सरफेस पर नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्मल 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल Q और एंगल R आपको 90 डिग्री पर दिख रहे हैं। तो एंगल Q जो होगा वो 90 डिग्री पर है और एंगल R भी 90 डिग्री पर है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं एंगल A प्लस 90 करूँ और प्लस एंगल E और प्लस 90 करूँ तो ये 360 मिलेगा। यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी और एंगल R की ये वैल्यू रख दी। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 मिल गया हमको। ये 90 और 90, ये 90 और ये 90 ऐड होकर 180 हुआ, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 180 मिल गया। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब अगेन देख लो, आप ट्रायंगल देखना है। अब Q और R, ये पॉइंट R है, Q, R और E में ये ट्रायंगल देख लो। तो ट्रायंगल हमें देखना है इन ट्रायंगल QRE, ठीक है। QRE में तो ट्रायंगल Q, ट्रायंगल R, ट्रायंगल Q, ट्रायंगल R और ट्रायंगल QRE का एंगल Q, एंगल R और एंगल E, इसे ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। देखो किसी भी ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो ये पॉइंटर देखो, ये पॉइंटर देखो आप, ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एंगल R1 हो गया, एंगल R2 हो गया और एंगल E जो है ये मिलकर 180 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिलकर 180 हो जाएंगे। तो ये एंगल R1 हो गया, एंगल R2 हो गया और एंगल E जो है ये मिलकर 180 हो गया। अब इसे आप दे दो कि इक्वेशन नंबर क्या है? ये 2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस एंगल R2 और एंगल E। अब आप थोड़ा सा कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल करो। एंगल ये E से E कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल करने के बाद एंगल A और इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, या सिंपली हम इसको R1 प्लस R2 लिखेंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं। यहाँ से मिल गया हमको। चलो एक कहानी यहाँ तक ख़त्म हुई। दूसरी कहानी हम देखते हैं कि इस डेल की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? del 1 प्लस del 2 कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो बाय द फिगर एक्सटेरियर ट्रायंगल, ये क्या है? डेल क्या है? एक्सटेरियर ट्रायंगल है। एक्सटेरियर ट्रायंगल क्या होता है? अंदर के ट्रायंगल के दोनों जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो डेल इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? del 1 प्लस del 2 के इक्वल मिल गया। तो टोटल डेविएशन कितना है अपने पास? ये बात पर ध्यान देते हैं। टोटल डेविएशन कितना है अपने पास? तो टोटल जो डेविएशन है डेल इज इक्वल टू वो del 1 प्लस del 2 के इक्वल है। और del 1 की वैल्यू कितनी है ये भी ध्यान दो आप। del 1 की वैल्यू कितनी है? I माइनस R1। del 2 की वैल्यू कितनी है? वो del 2 की वैल्यू कितनी है? E माइनस R2। तो ये दोनों वैल्यू पुट करो आप, दोनों वैल्यू पुट करो आप, ठीक है। तो I माइनस R1 रखोगे और प्लस ये कितना रखोगे? E माइनस R2 रखोगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आप I को E के इक्वल भी लिख सकते हो, नहीं तो आप I को I1 लिख दो जैसा कि बुक में गिवन है, या आप E को I2 लिख दो। बुक के अकॉर्डिंग भी आप ऐसे लिख सकते हो,
तो हम ऐसे लिख लेंगे, बाद में अपना काम सही कर लेंगे, ठीक है, बाद में अपना काम हम सही कर लेंगे। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेट I1 बोल रहे हैं और माइनस R1 हो गया, और प्लस ई को हम I2 बोल रहे हैं और माइनस R2 हो गया, और डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 हो गया और प्लस I2 और माइनस R2 हो गया। और यहाँ से I1 और प्लस I2 को एक साथ लिखा मैंने, और माइनस R1 और माइनस R2 को एक साथ लिखा। I1 प्लस I2 को ब्रैकेट में कर लो और माइनस कॉमन कर लो, तो R1 प्लस R2 बचेगा। तो दिस इज द टोटल डेविएशन, दिस इज टोटल डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू ये टोटल डेविएशन का फार्मूला आपको मिल गया, ठीक है, सारा फार्मूला मिल गया। अब एक चीज़ आपको बता दें, R1 प्लस R2 की वैल्यू आपने ए कैलकुलेट कर ली है। क्या कैलकुलेट कर ली है, ए कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पर फार्मूला रखो, यहाँ पर वैल्यू क्या करो, आप पुट करो। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 और I2 तो एज इट इज़ रहेगा, बट माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। देखो ये ए, तो इसकी जगह पर हम कैपिटल ए लिखेंगे। तो ये भी हमारा एक फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल प्लस ए। ये भी एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड क्या करेंगे हम, फॉर थिन प्रिज्म क्या लिखेंगे, फॉर थिन प्रिज्म। अब अगर प्रिज्म थिन है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएं अगर हम, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर हम लगाएं, अगर हम लगाएं तो हमारा जो I1 है वो I2 के इक्वल हो जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ कि I जो है E के इक्वल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने I को I1 मान लिया था, E को I2 मान लिया था, I E के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से आप लगाएंगे और R1 R2 जो है वो R के इक्वल हो जाएंगे, तो अगर आप देखें तो I1 की जगह पर भी मैं I लिखूँगा, I2 की जगह पर भी I लिखूँगा, और डेल इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, A। तो 2I इज इक्वल टू डेल प्लस ए हो जाएगा, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। I इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल प्लस ए बाई 2 फॉर द थिन प्रिज्म के लिए ये कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। और एक इक्वेशन और बनाया था मैंने, इक्वेशन नंबर 3 कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इक्वेशन जो था मेरा A इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 था, और मैंने थिन प्रिज्म में R1 प्लस R1 इक्वल टू R2 को R मान लिया। तो A इज इक्वल टू ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और A इज इक्वल टू ये 2R हो जाएगा, और R इक्वल टू क्या मिलेगा, A बाई 2 मिलेगा, या हम यहाँ से लिख लें R इज इक्वल टू A बाई 2 मिलेगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑल्सो। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, कि अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो साइन I अपान क्या होता है, साइन R होता है, इक्वल टू A म्यू G हो जाएगा, ठीक है। अब I की वैल्यू आपको यहाँ मालूम है, R की वैल्यू यहाँ मालूम है, वैल्यू पुट कर दो। तो साइन I की वैल्यू रखोगे तो डेल अपान A बाई 2 मिलेगा, और साइन R की वैल्यू आप पुट करोगे तो A बाई 2 मिलेगा, और इक्वल टू A म्यू G मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थिन ग्लास प्रिज्म के लिए आपको फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। इसको हम बोलते हैं फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया आपको, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया, ठीक है। ये फार्मूला मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और भी आप कर सकते हो
थिन प्रिज्म के लिए देखो 2i इज इक्वल टू डेल प्लस ए है, जहाँ पर यहीं से डेल इज इक्वल टू 2i माइनस ए भी तो कर सकते हैं, 2i माइनस ए भी तो कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला होगा। अब आगे आ जाते हैं थिन प्रिज्म में, और भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। हम ए म्यू जी को केवल म्यू लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, म्यू लिख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि इफ़, ये सब कंडीशन है, इफ़ प्रिज्म इज़ वेरी थिन, प्रिज्म इज़ वेरी थिन, बहुत ज़्यादा थिन हो गया। अब अगर बहुत ज़्यादा थिन हुआ ना बेटे, तो साइन डेल प्लस ए बाई टू जो है वो केवल डेल प्लस ए बाई टू के इक्वल होगा। और अगर साइन ए बाई टू और इक्वल टू ये ए बाई टू के इक्वल हो गया। अप्रॉक्सीमेटली बहुत पतले प्रिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि इतना पतला प्रिज्म है कि ये प्रिज्म एंगल अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 डिग्री होगी, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे बहुत पतला प्रिज्म होगा ये। तब के लिए ये अजम्पशन हमारा वैलिड है। तो अगर ये अजम्पशन वैलिड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सारा फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं। इसकी जगह पर हम केवल क्या लिखेंगे, डेल प्लस ए बाई टू, और इसकी जगह पर केवल हम ए बाई टू लिखेंगे, और इसकी जगह पर केवल म्यू लिखेंगे। हमने कहा ना केवल म्यू मानते हैं। अब आप देखोगे कि डेल प्लस ए और ए, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और ये केवल क्या बचा, म्यू बचा। क्या बचा, म्यू बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बचेगा, ए और म्यू बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, म्यू बचेगा। और फिर क्या हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कि डेल इज इक्वल टू ए और म्यू, और इधर जाएगा ए हो जाएगा, और ए कॉमन हो जाएगा, और म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक फार्मूला यहाँ पर मिल गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ये डेविएशन कब के लिए है, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म के लिए है, फॉर थिन प्रिज्म के लिए है, थिन प्रिज्म के लिए है, बहुत पतले प्रिज्म के लिए है, ठीक है। अब अगर आप यहीं से देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, आप आसानी से बता सकते हैं। देखो एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिज्म एंगल है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा तो प्रिज्म एंगल भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा तो प्रिज्म एंगल भी क्या होगा, घट जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो अगर प्रिज्म एंगल घटा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी घट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है यहाँ पर, दूसरी चीज़ क्या देखना है कि आप देखो कि एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेविएशन डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होना चाहिए, एक से तो ज़्यादा ही होना होगा, तभी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखते हैं वायलेट के लिए ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेविएशन की अगर हम बात करें तो वायलेट के लिए ज़्यादा होगा और रेड के लिए डेविएशन कम होगा, रेड के लिए क्या होगा, कम होगा डेविएशन, ठीक है। तो ऐसे अगर हम वायलेट से विब की ओर, वायलेट से रेड की ओर जाएँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और इधर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल ऑफ डेविएशन से। अब जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा होता है उधर डेविएशन भी घट रहा होता है। अब इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो इधर डेविएशन भी बढ़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है इसका कहानी। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको समझाऊं कि एंगल प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि एंगल ऑफ डेविएशन
एक साइड में लें, एंगल ऑफ डेविएशन डेल लें एक साइड में, और रिफ्रैक्टिव वो एंगल ऑफ इंसिडेंट लें एक साइड में, एंगल ऑफ इंसिडेंट लें एक साइड में, ठीक है। तो अगर इसके बीच में हम ग्राफ बना लें, ठीक है, थोड़ी देर में इस टॉपिक को अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम लोग और इसमें डिस्कस कर लें। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। हाँ चलो, तो डेविएशन और किस पर डिपेंड करता है? तो डेविएशन डिपेंड करता है, डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम लोग देखें। हम प्रैक्टिकली क्या देखें कि अगर एक साइड में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक साइड में डेविएशन लें और एक साइड में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लें, तो हम देखते हैं कि जब कभी भी एंगल ऑफ डेविएशन को डिक्रीज करते हैं तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है। शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि डेल को डिक्रीज करते हैं तो आई हमारा इंक्रीज होता है, और एक मिनिमम पॉइंट पर हमारा डेल जब पहुंच जाता है, जब मिनिमम पॉइंट पर डेल हमारा पहुंच जाता है तो हम देखते हैं कि आई जो है वो आई के साथ अब क्या होता है, मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद आई के साथ अब हमारा डेल, अगर हम देखें कि डेल देखें तो आई इंक्रीज अगर होगा तो डेल भी इंक्रीज हो रहा होता है। मतलब फर्स्टली डेल जो होता है, डेल जो है वो डेल डिक्रीज हुआ, डेल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और उसके बाद मतलब सेकेंडरी क्या हुआ कि डेल अब इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा, और जब डेल डिक्रीज हो रहा था तो आई इंक्रीज हो रहा था। यानी कि आई ओवरऑल देख रहे हो आप इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन आई के साथ डेल हमारा पहले डिक्रीज हुआ और उसके बाद इंक्रीज हुआ, ठीक है। आमतौर पर इस मैक्सिमम डेल की मैक्सिमम जो एंगल होती है ग्लास के लिए, तो ये जो एंगल होती है अप्रॉक्सीमेटली 48 ऐसे समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो डेल होता है वो डेल मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली मुझे आई थिंक 36 डिग्री होती है, और आई की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्री होती है। यानी कि आई जब 48 डिग्री पर पहुँचेगा तो डेल हमारा 36 डिग्री पर होगा मिनिमम डेविएशन। उसके बाद अब जब आई हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा डेल भी इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन पहले हमारा आई ऐसे इंक्रीज हो रहा था तो डेल हमारा डिक्रीज हो रहा था, कुछ इस तरीके से हो रहा था। तो हमने 3 डिपेंडेंसी देखी, हमने क्या क्या देखी कि पहला तो ये डिपेंड करता है प्रिज्म एंगल पर, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और तीसरा हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चौथा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें, चौथा क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को एक और नाम से हम जानते हैं, याद रखना, कलर ऑफ लाइट से भी जानते हैं। किससे नाम जानते हैं? कलर ऑफ लाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि किसी लाइट का कलर कौन बताता है, तो आप सीधा बोलिएगा कि वेवलेंथ बताता है। किसी भी लाइट का कलर कौन बताता है, तो सीधा कलर कौन बताता है? वेवलेंथ बताता है, ठीक है। तो एक बात देखना आप कि हम विबग्योर की अगर बात करें तो इधर हमारा म्यू डिक्रीज हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर हमारा डेविएशन डिक्रीज हुआ है, इधर हमारा क्या इंक्रीज होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होता है। क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होता है। यानी कि इधर हमारा वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर हम इधर की बात करें तो म्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। इधर की अगर हम बात करें तो डेल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जिधर हमारा डेविएशन इंक्रीज होता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है उधर हमारा वेवलेंथ डिक्रीज होता है। यानी किसी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से, किसी मीडियम में लाइट का डेविएशन के बढ़ने से वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि रेड लाइट का डेविएशन, तो रेड लाइट का डेविएशन और वायलेट लाइट का रेड लाइट का वेवलेंथ और वायलेट लाइट का वेवलेंथ, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम होगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा। ये होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो डेविएशन, हमारा जो डेविएशन होगा वो डिक्रीज होगा, और वेवलेंथ जब कभी भी हमारा ये इंक्रीज होगा तो, और जब वेवलेंथ हमारा यहाँ पर मतलब डिक्रीज हो, वेवलेंथ जब कभी भी क्या हो, डिक्रीज हो, तो डेविएशन इंक्रीज होगा, और वेवलेंथ इंक्रीज हो तो डेविएशन डिक्रीज होगा। ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखना। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया प्रिज्म पर बेसिकली, और इसमें डेविएशन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस के पर कैसे इसकी डिपेंडेंसी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, प्रिज्म एंगल पर कैसे है। तो पूरा ये जो पार्ट हम कर रहे हैं बी, ये हमने एक ही लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट किया। एक छोटा सा लेक्चर इसमें और किया था और उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो आई थिंक 2 लेक्चर में इसको हमने कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा पूरा इफ़र्ट लगा है इसमें और ये इफ़र्ट आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।